हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज एन एपिटोप। ठीक है ना, कि ये एपिटोप क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है ना, कोई भी जो व्हाट इज एन एंटीजन, इट इज ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करती है। कहां पे, दैट एंटर्स इनटू द बॉडी। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में एंटर करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो नॉन सेल्फ हो। ठीक है ना, बॉडी का पार्ट नहीं हो। ठीक है, तो हम ऐसे जो फॉरेन पार्टिकल है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंटीजन देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, एंटीजन। तो अभी तक हम ये बताते आए थे कि ये जो एंटीजन है हमारे बॉडी में एंटर करता है। ठीक है ना, दिस इज द बॉडी। ठीक है, ये एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये जो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ बी सेल और द टी सेल। ठीक है, बी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, बी सेल इसको, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट उसकी सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा। तो फाइनली ये अगेंस्ट दिस एंटीजन क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो जिसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। ठीक है, दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। ठीक, सो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक, सो ये जो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, क्या हमें ये देखना है कि ये जो एंटीजन, क्या ये इसकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है ना, ये जो एंटीजन है क्या ये इसकी पूरी बॉडी जो है ये बॉडी में एंटर करने के बाद रेस्पॉन्स करता है, या कोई स्पेसिफिक इसका कोई पार्ट है कि जिसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अभी हम यही देखेंगे। ठीक है ना, सो ये हो गया इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, नाउ ये देखिए, दिस इज द एंटीजन, दिस इज व्हाट, द एंटीजन। ये क्या है, हमारा एंटीजन है। ठीक है ना, मैं इसमें लिखता हूं एंटीजन। ये एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे बॉडी को या इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करता है और हमें बीमार कराता है। ठीक है ना, एंटीजन का काम यही है कि बॉडी में एंटर करना, फिर उसके बाद बॉडी को एंटर करने के बाद जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कराना, कंप्रोमाइज कराना। ठीक है ना, और जब हमारी इम्यून सिस्टम जो है कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, यानी वो वीक हो जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो आज हमें देखना है ये जो एंटीजन है, क्या ये एंटीजन का कोई पार्ट होता है जिसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती है, या पूरे एंटीजन की बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, सो जब भी हम इस एंटीजन को देखते हैं तो इस एंटीजन में क्या प्रेजेंट होता है, इसकी बॉडी पे, इस एंटीजन की बॉडी पे आपको क्या नजर आएगा, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है ना, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। में इसके सरफेस पे क्या बना रहा हूं, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। ठीक है, एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अलग अलग क्या स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। ठीक है ना, ये है इसकी बॉडी पे कुछ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है ना, वही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, या यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम एक ट्राइंगल के तौर पे। ठीक है, या यहाँ पे एक और बना आप माइनस के तौर पे, तो वैसे हमने बनाया, यहाँ पे एक और बनाते हैं मल्टीप्लाई के तौर पे। ठीक है, इस तरीके से एक। ठीक है ना, सो जब भी हम एंटीजन को देखते हैं ना, तो ये जो एंटीजन है, ठीक है, इसकी जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है ना, वो हमेशा, ये जो पूरी बॉडी है वो हमेशा क्या होता है, वो एंटीजन के तौर पे काम नहीं करता। ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, ये जो एंटीजन है, ठीक है ना, या कोई पैथोजन है, ठीक है ना, कोई पैथोजन हो गया डिजीज कॉजिंग
पैथोजन हो गया डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारे बॉडी में एंटर किया, ठीक है ना। तो इसके सरफेस पे क्या होता है, ये जो पूरी बॉडी है ये पूरी बॉडी जो है एंटीजन के तौर पे काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ हमें स्पेसिफिक रीजन्स दिखेंगे, ठीक है, जो मैंने रेड कलर से बनाया है। ये जो चीजें, ये आपको स्टार वाला दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और साइन दिख रहा है, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एंटीजन में क्या है, स्पेसिफिक रीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक रीजन्स क्या करता है, these specific regions they are responsible for activating the immune response, ठीक है। जब भी ये एंटीजन या ये पैथोजन, ठीक है, बॉडी में एंटर करता है, मान के चलो ये बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो जब भी ये बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, इस एंटीजन पे जो ये, इस एंटीजन पे हम क्या देख रहे हैं, जो ये क्या प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है, ठीक है। तो मान के चलो ये एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर किया हुआ है, ठीक है ना, हमारे बॉडी में इसने एंट्री मारी हुई है, ठीक है ना, ये एंटीजन ने एंट्री मारी हुई है, ठीक है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, मान के चलिए हमारे जो बी सेल है वो जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, वो ये जो स्पेसिफिक रीजन जो मैंने रेड कलर से बनाया ना, उनसे बी सेल जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। ये हमारे बी सेल है, तो ये इनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये यहाँ देखिए, ये हमारे बी सेल है, ठीक है। ये बी सेल जो है इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है, किसकी, जो रेड कलर पे, इस पे कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसके अगेंस्ट में ये जो हमारे बी सेल है वो रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। ये बी सेल के रिसेप्टर हो गए, तो ये इनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक रीजन है, ठीक है, यहाँ जो ये रीजन है ना, सारे रीजन पे नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिनके अगेंस्ट में ये जो बी सेल है या हमारे बी सेल है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे रीजन्स को, ठीक है, ऐसे रीजन्स ये जो रेड कलर से बनाए हैं जिनके अगेंस्ट में बॉडी में एंटर करने के बाद जिनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और जिनके अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, या जिनको रिकॉग्नाइज बी सेल करेगा, ठीक है ना, या इसको रिकॉग्नाइज क्या कर सकता है, टी सेल भी करेगा, ठीक है ना। अब टी सेल भी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, बट टी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, एमएचसी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू जो कोई रिसेप्टर प्रेजेंट करेंगे, ये मान के चलिए ये रिसेप्टर है, तो ये टी रिसेप्टर भी इनको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को जो मैंने आपको कलर से बनाया है, रेड कलर से, ठीक है, तो ऐसे रीजन्स को, ठीक है ना, जो किसी एंटीजन में प्रेजेंट है, ये जो रीजन्स है जो एक पैथोजन में या एंटीजन में जो प्रेजेंट है, जिनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल का रिकॉग्नाइज करना और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस होना, ऐसे रीजन्स को, ठीक है ना, इन रीजन्स को, इन स्पेसिफिक रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज स्पेसिफिक रीजन्स आर नोन एज एपिटोप्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इस रेड कलर को जो मैंने बनाया है जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, दीज रीजन्स आर नोन एज एपिटोप्स। क्या बोलते हैं इनको, एपिटोप्स, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो एपिटोप्स को हम कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, एपिटोप्स को हम लिखेंगे अब ऐसे है, these are what, एपिटोप्स आर व्हाट, ये देखें, ये रहा आपका एंटीजन, यहां पे बना रहा हूं, हाँ, ठीक है, ये रहा एंटीजन, दिस इज द एंटीजन एंड देयर आर सर्टेन रीजन्स, ठीक, these are the certain regions जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एंटीबॉडी इनको रिकॉग्नाइज कर रही है कौन, बी सेल, ठीक है ना, जिनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो तो हम ऐसे कहेंगे एपिटोप्स क्या होते हैं, दीज आर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन्स, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये लिखिए, जो होल द होल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जो एंटीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना,
द होल मॉलिक्यूल, जो ये सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट विल नॉट बिहेव, ठीक है ना, द होल मॉलिक्यूल वुड नॉट बिहेव, ये बिहेव नहीं करेगा किसके तौर पे, वुड नॉट बिहेव एज एन एंटीजन, ठीक है ना, ये एंटीजन के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो हाउएवर इसकी बॉडी पे आप क्या देखते हो, हाउएवर इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, देयर आर सर्टेन रीजन्स प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, कुछ रीजन जो है, स्पेसिफिक रीजन जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर एक्टिवेटिंग, या एक्टिवेटिंग लिख सकते हैं, फॉर एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है इनके अगेंस्ट में, ठीक है, इनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इनको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट इज दे आर रिकॉग्नाइज बाय बी सेल और टी सेल, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज बाय, या इसको बी सेल रिकॉग्नाइज कर रही है और टी सेल, ठीक है ना, या टी सेल के रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर, दे आर रिकॉग्नाइज बाय बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। ऐसे रीजन्स को हम क्या कहेंगे, दे आर रेफर्ड टू एस, ठीक है ना। होल मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है, इट विल नॉट बिहेव एज एन एंटीजन, ठीक है ना, ये होल मॉलिक्यूल जो है एंटीजन के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, ये सारा जो ब्लैक कलर का एंटीजन है ना, वुड नॉट बिहेव एज एन एंटीजन के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। हाउएवर इसमें कुछ ऐसे रीजन्स है, देयर आर सर्टेन रीजन्स, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना मींस दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, या बी सेल के रिसेप्टर इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, या टी सेल के रिसेप्टर जो है इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इससे जो स्पेसिफिक रीजन्स को, दी स्पेसिफिक रीजन्स आर नोन एज, जो ये स्पेसिफिक रीजन है, दी स्पेसिफिक रीजन्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर नोन एज एपिटोप्स, क्या कहेंगे, TOPES, एपिटोप्स कहेंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दीज आर कॉल्ड एपिटोप्स, ठीक है ना। और एपिटोप्स, इन एपिटोप्स में और एंटीबॉडी में मैंने आपको बताया है, ठीक है, इन जो एंटीबॉडी में भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होता है ना, एंटीबॉडी में भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, लाइक दिस, ये है एंटीबॉडी, ठीक है ना, इस एंटीबॉडी पे क्या है, सीडीआस है जो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, किसको, एंटीजन को। तो ये जो एंटीबॉडीज में जो स्पेसिफिक रीजन्स होता है, जो इन एपिटोप से जाके बाइंड करेगा, ठीक है, जो इन एपिटोप से जाके बाइंड करेगा, किन एपिटोप से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एपिटोप है, ठीक है ना, सर्कुलर, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, इस पे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है, किसके, दोनों लाइट चेन और हेवी चेन के, ठीक है ना, ये लाइट चेन हो गया, हेवी चेन हो गया, ठीक है ना, इन पे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है, जिस तरह एंटीजन में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है जिसके अगेंस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। तो एंटीबॉडीज में कुछ स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इन एपिटोप्स के साथ में बाइंड करती है, ठीक है ना। इन स्पेसिफिक रीजन्स को हम क्या नाम देंगे, दीज आर एंटीबॉडी के जो स्पेसिफिक रीजन से उनको हम क्या नाम देंगे, पैराटोप्स, क्या कहेंगे, पैराटोप्स। सो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एपिटोप्स आर द रीजन वेयर पैराटोप्स बाइंड, ठीक है ना, एपिटोप्स क्या हुआ, आर द रीजन वेयर, जहां पे क्या होता है, एपिटोप, ये हो गया है ना, ये एपिटोप हो गया, और ये एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंट है, पैराटोप है, इसीलिए एपिटोप वो रीजन हो गया जहां पे जो पैराटोप है एंटीबॉडी की, वो बाइंड हो जाती है, ठीक है ना। एपिटोप आर द रीजन वेयर, जहां पे क्या होता है, वेयर पैराटोप बाइंड्स, ठीक है ना, वेयर क्या होता है, पैराटोप बाइंड करती है, ठीक है।
सो दिस इज क्लियर। इसीलिए हम ये कहेंगे, ठीक है ना, एंटीबॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है एंटीजन की जो उनके साथ में बाइंड करती है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं, मैं रब करता हूं। तो उसके बाद सॉरी, चलिए। सो ये जो एंटीजन जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, एंटीजेंस, ठीक है ना, ये मोनोवैलेंट भी हो सकता है और डाइवैलेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। एंटीजन जो है वो मोनोवैलेंट भी होता है, डाइवैलेंट भी होता है, ठीक है ना। यानी दिस इज एन एंटीजन, सॉरी, यहाँ पे पहले देखिए ये रहा, दिस इज द एंटीजन। एंटीजन को मैंने बनाया ऐसे, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द एंटीजन। अब एंटीजन की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, ये मोनोवैलेंट भी हो सकता है। अगर मोनोवैलेंट हुआ तो इस पे एक ही एपिटोप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डाइवैलेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, दो एपिटोप प्रेजेंट है तो इट इज डाइवैलेंट, ठीक है। दिस इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, इसे हम मोनोवैलेंट कहेंगे। और दो एपिटोप होगा तो डाइवैलेंट, ठीक है। इसी तरह बहुत कुछ हो सकता है, डाइवैलेंट, फिर उसके बाद ट्राइवैलेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर तीन एपिटोप प्रेजेंट हुआ तो ट्राइवैलेंट, ठीक है, ट्राइवैलेंट। और अगर टेट्रावैलेंट चार होगा तो टेट्रावैलेंट कहेंगे, ठीक है ना। और अगर सिर्फ ये नहीं बल्कि एक एंटीजन पे बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे एपिटोप जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस केस में हम इसको कहेंगे द एंटीजन इज मल्टीवैलेंट, ठीक है ना। और अगर हम इनकी वैलेंसी देखेंगे, ठीक है, किसकी वैलेंसी ऑफ एन एंटीजन, अगर एक एंटीजन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी उनके साथ में कितनी जो एंटीबॉडी से बाइंड हो सकती है, ठीक है ना। तो वैलेंसी, जब हमें किसी एंटीजन की वैलेंसी देखनी हो, ठीक है, वैलेंसी ऑफ एन एंटीजन अगर हमें देखना हो तो वो क्या है, तो हम उस एंटीजन पे, ये जो एंटीजन है ना, हम ये देखेंगे इसकी वैलेंसी कितना होगा, इसके साथ एक ही एंटीबॉडी बाइंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एपिटोप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो दूसरा एंटीजन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने एपिटोप्स प्रेजेंट है, ये जो सर्कुलर मैंने बनाया है, दीज आर व्हाट, दीज आर द एपिटोप्स। इसमें चार जो है वो क्या है, एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितना है, चार है। इसके साथ चार एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हो सकती है। देखिए इसके साथ में कितना, चार एंटीबॉडी जो है वो बाइंड होगा ऐसे, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक, दो, यहाँ पे एक, तीन, यहाँ पे एक, चार। तो इसकी वैलेंसी कितना है, चार है। चार एंटीबॉडी इसके साथ में बाइंड हो सकती है, और ये जो है इसके साथ में एक ही एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है। तो हमें जब भी वैलेंसी ऑफ एंटीजन, हमें एक एंटीजन के साथ में कितने एंटीबॉडीज बाइंड हो सकती है, तो हम वो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि उस एंटीजन पे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एपिटोप्स इट कैरी, ठीक है ना। एक जब भी हमें वैलेंसी निकालनी हो तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ एपिटोप्स इट कैरी, यानी इस पे कितने एपिटोप्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एपिटोप्स इट कैरी, जितना इस पे एपिटोप्स प्रेजेंट होगा उतना उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है ना, उतने एंटीबॉडीज उसके साथ में बाइंड होंगे, ठीक है। क्लियर है? सो ये हो गया समझने वाली बात। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको बताते चलना है, दैट इज व्हाट, वो क्या है, ठीक है। अब जब हम देखते हैं, आपको इसकी जब हम टाइप्स देखते हैं उसमें आपको दो तीन टर्म्स आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो कल मैंने ये लिखवाया था, जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है तब ज्यादा होंगे जब किसी एंटीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, जब किसी एंटीजन पे, यहाँ पे दो एंटीजन बनाया, इस पे दो पैरा एपिटोप है, इस पे एक एपिटोप है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो किस में होता है, ग्रेटर द इम्यून रिस्पॉन्स किस में होगा, ठीक है ना।
तो जब हम देखते हैं इस एपिटोप के साथ में एक ही एंटीबॉडी, एक ही बी सेल बाइंड होगा, ठीक है। हाउएवर अगर ये वाला एंटीजन है तो इसके साथ में, इस एपिटोप के साथ में बी सेल एक बाइंड करेंगे और इसके साथ में एक बी सेल जो है वो बाइंड करेंगे। मतलब क्या हुआ, जिस एंटीजन पे, ठीक है ना, जितना ज्यादा एपिटोप होगा इसमें एक था तो एक बाइंड हुआ, एक बी सेल, दो था तो दो बी सेल बाइंड हुआ। तो जिस सेल पे, जिस एंटीजन पे, दिस इज द एंटीजन, ठीक है ना, जिस एंटीजन पे, एंड दिस इज द एपिटोप, ठीक है, जिस एंटीजन पे जितना ज्यादा एपिटोप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसके साथ में ये एंटीबॉडीज जो है बाइंड होंगे, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स जो है ज्यादा कब होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ एपिटोप्स, जितना ज्यादा नंबर होगा किसका, एपिटोप्स का, उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ एपिटोप्स, ग्रेटर विल बी द क्या होगा, हायर विल बी द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, हायर विल बी द इम्यून रिस्पॉन्स, हायर will be the immune response, ठीक है, higher will be the immune response, ठीक है। इतना क्लियर है जी ये। फिर उसके बाद आपको एंटीजन का और एक स्ट्रक्चर भी दिखाना है, दैट इज व्हाट, ये हो गया इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये एंटीजन जो है ना, जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमें ऐसा भी मिल सकता है, एक लीनियर, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर, ठीक है, इसकी इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लीनियर कहेंगे, ठीक है। या आपको ऐसी भी स्ट्रक्चर मिल सकता है, कोई एंटीजन ऐसा है, ठीक है, इसके एपिटोप जो है आपको एक लाइन में, एक सीक्वेंस में दिख रहा है, लीनियर है, लेकिन यहाँ पे भी है कुछ एपिटोप्स, एक कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ठीक है। तो ये जो एपिटोप जो है ये दीज आर नॉट लीनियर, ये तो लाइन में है, एक सीक्वेंस में है, तो इसे हम लीनियर कहेंगे, ठीक है, लीनियर एंटीजन कहेंगे। लेकिन इसमें जो एपिटोप्स है वो लीनियर नहीं है, ठीक है ना, या इसको हम लीनियर कहेंगे और सीक्वेंशियल कहेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल। अब ये जो नीचे का आप देखें, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दीज आर नॉन सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना, दीज आर नॉन सीक्वेंशियल। ये जो इस पे जो एपिटोप्स है ये एक सीक्वेंस में है तो सीक्वेंशियल एपिटोप्स और लीनियर एपिटोप्स। यहाँ पे जो ये जो इस एंटीजन में एपिटोप जो प्रेजेंट है ये सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सीक्वेंशियल, क्या कहेंगे, नॉन सीक्वेंशियल कहेंगे, ठीक है ना। या हम इसको कहेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्फॉर्मेशनल, ठीक है ना। ये आपको अभी आगे काम आएगा, इसीलिए मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। दीज आर द कन्फॉर्मेशनल एपिटोप्स, ठीक है ना, ये कन्फर्मेशन इनका बनता है, इसीलिए हम इसको कन्फर्मेशनल एपिटोप्स भी कहेंगे। ये जो लीनियर में था इसको लीनियर कहा या सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको हम नॉन सीक्वेंशियल और कन्फर्मेशनल कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। और एक चीज, ये एंटीजन जो है ना, या कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, वो इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसा होता है, ठीक है। जो ये प्रोटीन, इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, कोई किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो वो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, ये एक एंटीजन है, ठीक है ना, इसको हम, इसका क्या कहेंगे, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जब हम एंटीजन के स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको हम प्राइमरी, इसका हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है ना। एक इसका होता है इस तरीके से, इसको हम कहेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर। जो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है आपको ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है ना। जो हमारे एंटीजन जो प्रोटीन होंगे, ठीक है ना, या कार्बोहाइड्रेट होंगे, इनके स्ट्रक्चर जो है वो आपको वैरी करते दिखेंगे। या प्राइमरी, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसकी स्ट्रक्चर हेलिकल भी हो सकता है इस तरीके से,
या क्या हो सकता है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, 3D डायमेंशन में, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्शियरी, सॉरी इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, या प्रोटीन का, या हम जो पेप्टाइड है, ठीक है ना, जो एंटीजन है उसकी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, वो ऐसा प्राइमरी भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, या लास्ट में क्या हो सकता है, क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी हो गया जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दो तीन दो टर्शियरी स्ट्रक्चर दो तीन कंबाइन हो जाएंगे ना, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल क्या होगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, ठीक है। और अगर हम इनमें इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे ना, सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपको किस में दिखेगा, सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको उससे कम दिखेगा, ठीक है ना, इसमें हम दो ही बनाते हैं, इसमें उससे भी कम दिखेगा, ठीक है ना, इसमें उससे भी कम, ठीक है ना। तो सबसे जो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगर आपकी एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है उसकी स्ट्रक्चर अगर क्वार्टिनरी होगा, ठीक है ना, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होगा तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होगा। अगर टर्शियरी होगा तो उससे थोड़ा कम, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो उससे थोड़ा कम, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तो उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो ये रहा इम्यून रिस्पॉन्स जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे और एक चीज बार क्लियर करना है एपिटोप्स के बारे में, वो ये है कि जो ये एपिटोप्स है ना, एक एंटीजन पे जब ये एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये रहा एक एंटीजन, इस पे एपिटोप्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, दो, इस तरीके से दो एपिटोप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। और एक एंटीजन साथ में यहाँ पे भी है, लेकिन ये एंटीजन जो है ना वो क्या है, ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक, ठीक है, ओवरलैपिंग। यानी अगर हम इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखें, जैसे ये जो एपिटोप है 6 to 14 के बीच में प्रेजेंट है, 6 to 14 अमाइनो एसिड के बीच में ये एपिटोप प्रेजेंट है, और ये जो एपिटोप है मान के चलिए 22 से 29 अमाइनो एसिड के बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह की जो एपिटोप्स है, ठीक है ना, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो हम इनको क्या कहेंगे, नॉन ओवरलैपिंग एपिटोप्स। क्या कहेंगे, नॉन ओवरलैपिंग एपिटोप्स, ठीक है ना। और यहां देखें, यहां से 6 to 14 अमाइनो एसिड के बीच में तो ये अमाइनो एसिड है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे है, लेकिन ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये एपिटोप आपको कहां से, सीक्वेंस 12 से दिख रहा है, ये 12 से 19, यानी इनके बीच में क्या है, एक के ऊपर एक है, ठीक है ना, चढ़ के, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैपिंग एपिटोप्स, ठीक है। इसको हमने कहा नॉन ओवरलैपिंग एपिटोप्स। अब जब हम इन नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग एपिटोप्स में जब हम इम्यून रिस्पॉन्स किस में ज्यादा किस में कम, ये जब ये देखते हैं ना, यहाँ पे हम ये देखेंगे एपिटोप की डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है ना। यहाँ पे एपिटोप की डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। और जहां एपिटोप की डेंसिटी कम होगी ना, एरो से मैं दिखा रहा हूं कम है, वहां पे इम्यून एंटीबॉडी की जो रेस्पॉन्स होगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, ज्यादा। और ओवरलैपिंग में इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे एपिटोप की अगर आप डेंसिटी देखें, इसमें एपिटोप की डेंसिटी देखें, इसमें कम था ना, एपिटोप की डेंसिटी एक के ऊपर एक बहुत है ना, इसमें एपिटोप की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। एपिटोप की डेंसिटी जो है इसमें कम था, इसमें ज्यादा है। तो जब एपिटोप की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम होगी, ठीक है ना। यहाँ नॉन ओवरलैपिंग में क्या था, एपिटोप बिल्कुल अलग अलग है, इसमें डेंसिटी अगर डेंसिटी देखे तो वो बिल्कुल क्या है, कम है, ठीक है ना। जितना डेंसिटी कम होगा उतना एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो दिस रिगार्डिंग द
स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिटोप्स, ठीक है ना। एपिटोप्स जो है वो एंटीजन पे किस किस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और उनके हिसाब से जो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, हायर इम्यून रिस्पॉन्स होता है या कम होता है, ठीक है। सो हमारे सिलेबस में जो कुछ चीज़ है वो है जो वो कौन से हमें ये देखना है कि कौन से एपिटोप्स जो है वो बी सेल रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। बी सेल के साथ में कौन से एपिटोप जो है वो बाइंड होती है, और टी सेल के साथ में कौन से एपिटोप जो है बाइंड होती है। यानी वो एंटीजन जो बी सेल के साथ में एपिटोप बी सेल के साथ में बाइंड होता है, उन एपिटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज है ये देखनी है, और टी सेल के साथ जो एंटीजन बाइंड होता है उनकी एपिटोप्स की प्रॉपर्टीज कैसा है ये चीजें देखना है, ठीक है। सो एपिटोप्स आर व्हाट, एपिटोप्स को जैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया, दीज आर व्हाट, दीज आर द, हम एपिटोप को डिफाइन ऐसे करेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। देखो ये कोई एंटीजन है, मान के चलिए ये जो टी सेल है इसको मैं रब करता हूँ, इसको हम बनाते हैं एंटीजन। क्या बनाते हैं, ये एक एंटीजन है, ठीक है। बी सेल को भी थोड़ा रब कर देते हैं। ये जो अभी ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ये क्या है, एक एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंटीजन को हम डिफाइन करेंगे, दीज आर व्हाट, दीज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये क्या है, जो ये एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। उसी को जो एंटीजन पे जो स्पेसिफिक पार्ट है जो किसी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेंगे, उसी को हम क्या नाम देंगे, एपिटोप कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एपिटोप, इसको हम एपिटोप कहेंगे, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑफ बी सेल इज कॉल्ड सेल एपिटोप। ये आपके बुक में भी डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। कोई भी एंटीजन बाइंडिंग साइट, कोई भी एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, कोई भी एंटीजन बाइंडिंग साइट जो किसके साथ में बाइंड करता है, जो बाइंड करता है एंटीजन, ये रहा एंटीजन बाइंडिंग साइट जो किसके साथ में बाइंड करता है, बाइंड विद द एंटीबॉडी, ठीक है ना। किसकी एंटीबॉडी के साथ में, बी सेल की या टी सेल की, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ किसका, ऑन एंटीबॉडी ऑफ बी सेल, जो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करे, किसके साथ, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करे, ऑफ किसका, बी सेल या, ठीक है, बी सेल, ठीक है ना, बी सेल के एंटीबॉडी के साथ में जो बाइंड करे, या टी सेल रिसेप्टर के साथ में जो बाइंड करेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। तो उनको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एपिटोप्स। क्या नाम देंगे, एपिटोप्स, ठीक है। सो ये रहा पहला डेफिनेशन, ये आपके बुक में भी है, ठीक है, जो आपके पास बुक है उसमें भी है। एपिटोप्स आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल किसका, बी सेल का, ठीक है ना। या ये किसके साथ में बाइंड करता है, टी सेल रिसेप्टर के साथ में भी बाइंड करेगी, ठीक है ना। तो उस रीजन को हम बोलेंगे एपिटोप, ठीक है। फिर उसके बाद जो एपिटोप यहां पे देखिए, हाँ, इनके बीच में जो ये है एंटीजन, ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटीजन। अब ये एंटीजन जो है ना, इसमें आपको ये समझना है, ये रहा एंटीजन और ये रहा क्या, एपिटोप, ये रहा एपिटोप, ठीक है ना। जो बी सेल का रिसेप्टर इसके साथ में बाइंड किया, ठीक है, बी सेल का रिसेप्टर इसके साथ में बाइंड कर रहा है, तो इनमें कौन सा रिएक्शन, इनमें जो है एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक वीक नॉन कोवेलेंट, ठीक है ना, कोवेलेंट इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाउएवर ये किसी किसी में कंफर्मेशन पे डिपेंड करेगा और किसी किसी में ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर एंटीजन, अगर एपिटोप और एंटीबॉडी की
जो इनकी कंफर्मेशन जो है ना, अगर इनकी शेप कंप्लीमेंट्री हो, ठीक है ना, अगर इन केस ऑफ एनी कंप्लीमेंट्री शेप, जब कंप्लीमेंट्री शेप हो, ठीक है ना, जो शेप एक दूसरे को क्या हो, कंप्लीमेंट हो, यानी रिजेंबल करता हो, ठीक है, जो शेप, जो एंटीजन की शेप है वो इस एंटीबॉडी में फिट आते हो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। अगर उनकी शेप कंप्लीमेंट्री हो तो उस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड होगी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इनके बीच में एक वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन एन एपिटोप, किसके बीच में, बिटवीन एन एपिटोप एंड एपिटोप और एंटीबॉडी, ठीक है ना, एंटीबॉडी के बीच में, ठीक है, ऑफ बी सेल, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम देखेंगे जो किस में प्रेजेंट है, अब हम देखेंगे इसमें एक चीज, दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। हमें इसमें देखना है एपिटोप्स दैट आर, हम इसमें देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजेंस। हम इसमें क्या देख रहे हैं अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। अब इस एंटीजन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, और इन विच द एपिटोप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल्स, ठीक है ना, इन विच द एपिटोप्स, ठीक है ना, ये जो एपिटोप्स है, ब्रैकेट में लिखो एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल, ठीक है ना, एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल, ठीक है ना, वो एंटीजन या वो एंटीजन वो या वो एपिटोप्स जिनको कौन रिकॉग्नाइज करती है, बी सेल, ठीक है ना। हमने ये चीज देखना है, ठीक है, एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल, या इसको हम सिंपली कहेंगे बी सेल एपिटोप्स, ठीक है ना। तो उस एंटीजन में हमें देखना है कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इनको रिकॉग्नाइज करती है, बी सेल जो है स्पेसिफिकली किन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो उससे पहले ये एपिटोप्स आपको क्लियर हो गया ना, क्या हो गया, क्या है ये। तो एपिटोप जो है वो क्या होता है, किसी भी एंटीजन पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, किसी भी एंटीजन पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एपिटोप जो है एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली बाय द एंटीबॉडीज ऑफ बी सेल या टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना। एपिटोप्स जो हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये देखिए एपिटोप्स क्या हुआ, एपिटोप्स जो है ना वो हो गया, एपिटोप्स किसी भी एंटीजन का, किसी भी एंटीजन का एपिटोप्स क्या हुआ, दीज आर, इसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। हमारी जो इम्यून सिस्टम में जो हमारी स्पेसिफिकली उसमें दो सेल है, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, हम इसको क्या कहेंगे, बी सेल रिसेप्टर जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी, या टी सेल रिसेप्टर जो है वो इस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। और ये कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैं आपको साथ में लिखवाता भी हूँ, ठीक है। एपिटोप्स को आप कैसे लिखोगे, जो पहले भी लिखवाया था, और साथ में ये भी लिख लेना कि एपिटोप जो है किसका, एपिटोप ऑफ एन एंटीजन, ठीक है, किसका, ऑफ एन एंटीजन, उसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, that recognized by an immune system specifically by the antibodies of B cell, ठीक है ना। epitope and antigen is recognized by, कौन रिकॉग्नाइज करती है, इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उनको रिकॉग्नाइज करती है, और इम्यून सिस्टम में भी कौन, स्पेसिफिकली बाय, कौन करता है, स्पेसिफिकली बाय एंटीबॉडीज ऑफ बी सेल, स्पेसिफिकली बाय कौन करता है, एंटीबॉडीज, जो बी सेल पे प्रेजेंट एंटीबॉडीज होता है ना सरफेस पे, एंटीबॉडीज ऑफ बी सेल, एंड और कौन करता है, एंड टी सेल रिसेप्टर, और टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर भी इसको बाइंड करेंगे। देखो ये रहा बी सेल,
बी सेल के सरफेस पे क्या होता है, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज जो है इन एपिटोप्स को, ये जो एंटीबॉडीज है इन एपिटोप्स को बाइंड करेगी। अब जो ये टी सेल है हमारे बॉडी में, दूसरा क्या है जो प्रीडोमिनेंट सेल है, दैट इज द टी सेल। अब टी सेल के सरफेस पे भी क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर जो है वो भी एंटीबॉडीज को, दोनों जो है इस एंटीबॉडीज सॉरी इस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। ये लिखा आपने, ऊपर से लिख लो। फिर उसके बाद देखना, अब जब ये इम्यून सिस्टम की बात हुई तो हमारे सेल में मेनली दो सेल है, ठीक है ना। एक रहा ये बी सेल, दूसरा क्या है, टी सेल, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है आपकी सिलेबस के हिसाब से कि ये जो यहाँ पे एंटीजन है और इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है एपिटोप, ठीक है ना। अब ये बी सेल है, ये भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी और ये जो टी सेल का रिसेप्टर है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी। तो हमें ये देखना है इसमें ये जो एपिटोप इस पे प्रेजेंट है ना, वो कौन से एपिटोप्स है, ठीक है ना, उनमें क्या प्रॉपर्टीज है जो आपकी बी सेल को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना, जो आपके बी सेल रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि एपिटोप्स जो है वो वेरी करता है, ठीक है ना। अगर उनकी केमिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारा क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो बी सेल जो है एक स्पेसिफिक एपिटोप को आइडेंटिफाई करता है और ये जो टी सेल के रिसेप्टर है ना, वो एक स्पेसिफिक एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है जो ये एपिटोप यहाँ पे प्रेजेंट है इस एंटीजन पे, ये जो है जब इसको रिकॉग्नाइज करती है बी सेल तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होना चाहिए। और जब टी सेल जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है या कौन से फीचर्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो यही चीज लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बी सेल, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल, ठीक है ना। वो कौन से एपिटोप्स जो है रिकॉग्नाइज करती है हमारी बी सेल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए बी सेल में जब भी रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है ना, बी सेल जब भी रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी एपिटोप को तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होना चाहिए, मेनली जो एपिटोप है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। जो बी सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन, बी सेल। तो मेनली जो एपिटोप्स है ना, हम इसकी केमिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें, केमिकली ये कैसा होना चाहिए, मेनली प्रोटीन, ठीक है ना। बी सेल उन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो एपिटोप्स क्या हो, मेनली प्रोटीन हो, ठीक है ना। इनकी केमिकल नेचर जो है वो प्रोटीन है और पॉलीसेकेराइड हो, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो ऐसे एपिटोप्स को जो है हमारी बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। अलोंग विद दिस अगर कोई प्रोटीन और कोई कार्बोहाइड्रेट जिसे कंबाइन होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज जब कंबाइन होता है, ठीक है ना, हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजन भी रिकॉग्नाइज करती है। एक तो प्रोटीन को भी रिकॉग्नाइज करेगी बी सेल, पॉलीसेकेराइड अगर जो एंटीजन है प्रोटीन का होगा उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा, पॉलीसेकेराइड होगा उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा। अब लेकिन जब दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है ना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसको भी क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना, कौन, बी सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, बी सेल। तो वो एपिटोप्स, द एपिटोप्स विच आर, हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना किसके, एंटीजन की, जो जिसपे जो एपिटोप है जिसको बी सेल रिकॉग्नाइज करेगी। तो बी सेल के एपिटोप्स कैसा होना चाहिए, मेनली दे शुड बी प्रोटीन होना चाहिए या पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं हो, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन भी जो बी सेल है वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एपिटोप बी सेल कैसे एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगी, जो अनप्रोसेस्ड हो। वो एपिटोप्स विच आर द एपिटोप्स विच आर अनप्रोसेस्ड
ठीक है ना, या सॉल्युबल हो, ठीक है ना, जैसे ब्लड में होता है, ठीक है, या नेटिव हो, ठीक है ना, उसी फॉर्म में अभी उसका चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है, एंड विदाउट एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, विदाउट एमएससी मॉलिक्यूल। एमएससी क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे जो एंटीजन है वो अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, यानी जैसे ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसको किसी सेल ने मैंने आपको समझाया एपीसी, जब इसको लेते हैं इंटरनलाइज करते हैं तो ये एपी सेल जो है इस एंटीजन को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। तो ऐसे एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। जो एंटीजन ए सच हो, ठीक है ना, नेटिव हो, ठीक है, और इसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई हो, यानी अनप्रोसेस्ड हो, सॉल्युबल हो, जो ब्लड में प्रेजेंट है, नेटिव हो, ठीक है ना, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया, और विदाउट एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे एपिटोप्स को बी सेल जो है रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। तो इसके साथ में अगर आप देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एपिटोप कैसी होना चाहिए? एपिटोप जो है, अगर आप थर्ड पॉइंट लिखो, इट शुड बी लीनियर और सीक्वेंशियल एपिटोप्स, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? एक तो लीनियर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एंड सीक्वेंशियल एपिटोप्स। ये मैंने आपको पहले समझाया ना, सीक्वेंशियल एपिटोप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। लीनियर और सीक्वेंशियल एपिटोप्स, यानी लीनियर और सीक्वेंशियल एपिटोप्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर कन्फर्मेशनल भी होगा, ठीक है ना, या कॉमा करके कन्फॉर्मेशनल एपिटोप्स को भी ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करती है। एंड नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, जो एंटीजेंस नॉन ओवरलैपिंग हो उनको जो है बी सेल रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। यहाँ देखिए, लीनियर हो गया, ये जो एपिटोप्स इस एंटीजन पे प्रेजेंट है ये लीनियर है, ठीक है, या इसको हम सीक्वेंशियल बोलेंगे, कन्फॉर्मेशनल बोलेंगे। देखो, ये हो गया लीनियर, ये क्या हो गया? लीनियर। अब यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है ना, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल, ठीक है ना। ये हो गया सीक्वेंशियल, सॉरी, कन्फॉर्मेशनल। क्या हो गया? ये कन्फॉर्मेशनल, नॉन सीक्वेंशियल, ठीक है, और नॉन ओवरलैपिंग, यानी ये जो एंटीजन है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे एपिटोप जो है एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, यानी दिस इज कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग ये हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ही एक और एपिटोप प्रेजेंट होगा तो ये हो गया ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन बी सेल जो है हमेशा उन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है जो नॉन ओवरलैपिंग हो, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना। तो इसके साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, जैसे आपके बी सेल में दिया हुआ है ना, तो उसमें एक और चीज भी है, ठीक है, लेकिन वो आप बुक में भी देख सकते हो, उसको मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसी के साथ में इसके कंटिन्यूएशन में मैं उसमें आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, दीज आर द बी सेल एपिटोप्स की, इनकी सीक्वेंस जो है वो कैसी कैसी होनी चाहिए। 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, तो चौथे से मैं आपको नेक्स्ट में इनका समझा देता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। सो इसके बाद में इसके जैसे 3 पॉइंट हो गया ना, और जो 3 पॉइंट है वो ऐड करूंगा, और ये रहा बी सेल एपिटोप, तो टी सेल एपिटोप मैं आपको नेक्स्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।